हेलो स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, रिसेंटली मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझाई थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, आई थिंक आपने उसके ऊपर क्वेश्चंस किए होंगे और क्वेश्चंस बन भी गए होंगे आपके। ठीक है, अब इसी का एक मॉडिफिकेशन, वीबीटी का ही एक मॉडिफिकेशन मतलब सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस वीबीटी से हम नहीं बना पाते, जहां हमें लगता है कि यार इसमें एक्सेप्शनल केस क्यों आ रहा है, इसमें पैरिंग क्यों नहीं हो पा रही, तो उसको हम बेटर तरीके से किसमें सीख पाएंगे, सीएफटी में। सीएफटी मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीएफटी देखिएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी। अब इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके पॉइंट्स बताता हूं पहले। ठीक है, ये सीएफटी है क्या और किस पे वर्क करती है। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट था, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। मेटल आयन जो आपके पास होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जो सेंट्रल एटम होता है, मतलब मेटल आयंस जो होता है, मेटल आयंस और ये देखिए लिगेंड, मेटल आयंस और लिगेंड के बीच में दो तरह के फोर्स बिहेव करते हैं। दो तरह के फोर्सेस बिहेव करते हैं। एक होता है अट्रैक्शन फोर्स और एक होता है बेटा आपके कौन सा, रिपल्शन फोर्स। एक होता है कौन सा, अट्रैक्शन फोर्स, और सेकंड होता है कौन सा, रिपल्शन फोर्स। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल आयन है और जो लिगेंड्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसे होगा। तो यहां देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मेरे पास, उस पे जो सेंट्रल एटम होता है उस पे जनरली ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, +2 +3 +4। कहने का मतलब वो मेटल कैटायन होता है। पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट के चक्कर में वो कौन सा होगा, मेटल कैटायन होगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, वो सेंट्रल एटम को एज ए मेटल कैटायन हम ले लेते हैं, यहाँ पे M+ ले लिया, और कुछ दूरी पर लिगेंड्स जो होता है, लिगेंड्स जो होता है, जो अपना लॉन पेयर देगा, लिगेंड्स जनरली आपका कौन सा हो सकता है, एनायनिक हो सकता है। ये देखिए, अगर एनायनिक लिगेंड्स है, ठीक है, और ये मेरे पास कौन सा, मेटल कैटायन, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होगा, अट्रैक्शन फोर्स तो होगा, क्योंकि पॉजिटिव आयंस और एक नेगेटिव आयंस, इनके बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, अट्रैक्शन फोर्स। अब अट्रैक्शन फोर्स में भी कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। आपने सुना होगा दो पॉइंट चार्जेस अपोजिट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पे जो लगेगा मेरे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे एनायनिक लिगेंड्स कौन कौन से हो सकते हैं। एनायनिक लिगेंड्स बहुत सारे हो सकते हैं मेरे पास, X-, OH-, Cn-। ठीक है, और भी मैंने कई तरह के एनायनिक लिगेंड्स लिखवाए थे आपको। ओके, अब आपका एक और तर्क होगा यहाँ पे कि सर लिगेंड्स अगर न्यूट्रल हुआ तो लिगेंड्स अगर न्यूट्रल हुआ तो यहाँ देखिए M+ और कुछ डिस्टेंस पे कोई लिगेंड्स रखा हुआ है न्यूट्रल मेरे पास। न्यूट्रल लिगेंड्स कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल NH3 अमाइन। ठीक है, तो यहाँ मैंने अमाइन लिया NH3। अब NH3 जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो है, बट इसमें बॉन्ड पोलैरिटी के रीजन में इस पे पार्शियल चार्ज डेवलप होगा। फिर कह रहा हूं मैं, जब भी दो डिफरेंट ईएन के एटम्स आपस में बॉन्डेड होते हैं, दो डिफरेंट ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स जो आपस में बॉन्डेड होते हैं, तो ईएन डिफरेंस के रीजन में उन पे पोलैरिटी आती है। तो यहां पर भी पोलैरिटी कैसे आएगी, देखिए H की ईएन कम होती है तो डेल प्लस और इतना ये कितना लेगा, डेल नेगेटिव, फिर डेल नेगेटिव। कहने का मतलब पार्शियल चार्ज, इसमें क्या है, पार्शियल चार्ज आ गया, और पार्शियल कौन सा, एनायनिक वाला पार्ट। तो ये देखिए पार्शियल एनायनिक वाला पार्ट ये मेरे पास हो गया, और ये मेटल कैटायन, इनके बीच में भी ये अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में दो तरह के फोर्स बिहेव करते हैं। पहला होता है अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब है मेटल और लिगेंड्स के बीच में। लिगेंड्स कैसा, एनायनिक भी हो सकता है, और लिगेंड्स मेरे पास कैसा, न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर न्यूट्रल होगा तो वो अपने पार्शियल चार्ज से अट्रैक्शन लेगा, और एनायनिक होगा तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रखेगा सही। अब सवाल ये उठता है कि सर रिपल्शन फोर्स कैसा आएगा। जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हो तो उसमें लिगेंड्स
और सेंट्रल एटम जो है मेरे पास उसके बीच में रिपल्शन फोर्स कैसे आ सकता है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे। मान लीजिए मेरे पास कोई मेटल कैटायन है M+, ठीक है, ये मेरे पास सेंट्रल मेटल कैटायन हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने Fe+2 सुना होगा या Na+2 सुना, Cr+3 सुना, Co+2 सुना, जनरली किसी एक को उठाइए। मैं Fe को उठा लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, मैं Fe+2 ले लेता हूं। Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 3d6 4h2 होता है, पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा इसका 3d6। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो 3d6 इसका कॉन्फ़िगरेशन ले जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास सेंट्रल मेटल जो मेरे पास है मेटल कैटायन, ये इसके d ऑर्बिटल्स हो गया और d ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आ रहे हैं, तो उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, इसकी पैरिंग हो जाएगी। ये देखिए होगी पैरिंग। कल आप लोगों ने VBT में सीखा था, VBT में सीखा था आपने कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आता है तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपस में पेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पेयरिंग हो गई। और पेयरिंग होने के बाद आपके पास कौन से ऑर्बिटल वैकेंट बचे, तो ये और एक ही। तो जब लिगेंड्स आएगा लॉन पे देने के लिए, ये देखिए लिगेंड्स जब अपना लॉन पे देने के लिए आएगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, जिसको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलोगे, लॉन पे देने के बाद जो बॉन्ड बनेगा उसके बाद क्या बोलोगे आप कि सर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और बाद में हाइब्रिडेशन आप कैलकुलेट करोगे। तो उससे पहले आप ये देखिए, ये सोचिए कि जब लिगेंड्स अपना लॉन पेयर इस वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में डाल रहा है, अपना लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये लॉन पेयर जब जा रहा है इस ऑर्बिटल्स में, ठीक है, तो d ऑर्बिटल्स में ऑलरेडी पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं। समझ में आ रहा है आपको? d ऑर्बिटल्स में ऑलरेडी पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं जो आने वाले लॉन पेयर का क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। अरे भाई ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, मान लीजिए d ऑर्बिटल से, अब d ऑर्बिटल्स में ऑलरेडी पहले से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब भी कोई लिगेंड्स अपना लॉन पेयर देगा तो लॉन पेयर जब आएगा उस ऑर्बिटल्स में, तो ऑलरेडी जो पहले से इलेक्ट्रॉन्स पेयर बैठे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब यहाँ पे लिगेंड्स अपना लॉन पेयर दे रहा है तो इनके बीच में कौन सा फोर्स बिहेव करेगा, रिपल्शन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। CFT हमें ये सिखाती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप जब बनाते हो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में दो तरह के फोर्स बिहेव करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स आपने देखा और रिपल्शन फोर्स भी आपने देखा। जब भी लिगेंड्स अपना लॉन पे डोनेट करते हैं सेंट्रल एटम को, तो हमेशा क्या होता है, रिपल्शन भी वहाँ पे क्रिएट होता है। अब यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों की, जो भी आप मेटल कैटायंस लोगे उसमें जनरली डी में ऑलरेडी पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो रिपेल करेंगे, डी में नहीं होंगे तो पी में होंगे, तो थोड़ा बहुत रिपल्शन चलेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसका पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ, ये स्टेटमेंट था इसका। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसमें देखिए ये देखिए चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, ये इसका सेकंड पॉइंट आ रहा है CFT का। इसमें मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जनरल स्ट्रक्चर मैं आपको सिखा चुका हूं कैसा होता है। ये देखिए 4 लिगेंड्स जो होंगे, 4 लिगेंड्स अपना लॉन पे डोनेट करेंगे। ये देखिए 4 लिगेंड्स अपना लॉन पे डोनेट कर रहे हैं और ये किस तरह का एक शेप क्रिएट कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेन। बट यहाँ पे बाकी जो 2 लिगेंड्स है वो अपने लॉन पे कैसे देंगे, एक्सियल पोजीशन से। और जब एक्सियल पोजीशन से लॉन पे देंगे तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है आपका, ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देखा आप लोगों ने। सेंट्रल एटम को जब भी लिगेंड्स अपने लॉन पे देते हैं, क्यों, कितने लिगेंड्स लॉन पे दे रहे हैं इसमें, 6, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कितना है इसका, 6। और 6 लॉन पे कैसे दिए जाते हैं, 4 तो स्क्वायर प्लेनर में और 2 एक्सियल पोजीशंस में। ठीक है, चलिए ये हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एक शेप देखा, जो शेप इसका बेसिकली होता है। ठीक है, अब जरा मैं ये जो बीच में मेरे पास सेंट्रल मेटल बैठा हुआ है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ। ये सेंट्रल मेटल मेरे पास जो है M, ठीक है, कुछ भी ऑक्सीजन स्टेट हो सकता है इस पे, 2+, 3+, 4+, तो मैंने Mn+ कर दिया।
ठीक है, ये इसके मैंने डी ऑर्बिटल्स बनाया, ये मैंने इसके डी ऑर्बिटल्स बनाया। डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं डी ऑर्बिटल। ठीक है, नाम बताइए इसके नाम कौन कौन से होते हैं? एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, सुना होगा आप लोगों ने, एक होता है इसमें डी एक्स जेड, सुना है आप लोगों ने, एक होता है इसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नाउ लास्ट होता है डी जेड स्क्वायर। एस पी डी एफ, ये जितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो डी में आपने देखा होगा, डी में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जब कैलकुलेट करते हो तो हमें ये पता लगता है कि डी ऑर्बिटल्स में कितने ऑर्बिटल मिलते हैं आपको? 5 मिलते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स का वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनके डायग्राम भी आप लोगों ने देखे होंगे। डी एक्स वाई कुछ ऐसा होता है, ये देखिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की लॉब्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन लॉब्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन डेंस पार्ट जो है, वो कौन से प्लेन में मिलता है आपको? एक्स वाई प्लेन में। तो कहने का मतलब इसका नोडल प्लेन क्या होगा? एक्स वाई प्लेन में जब इलेक्ट्रॉन लॉब्स मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, तो इसका नोडल प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं हो वो कौन सा प्लेन होगा? वाई जेड और एक्स जेड। ये हम स्ट्रक्चर सीखते हैं, एटॉमिक में सीखते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी तो मैं केवल इनके स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। ये डी एक्स वाई का जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉब्स एक्स वाई प्लेन में है, डी वाई जेड का स्ट्रक्चर्स भी कुछ ऐसा ही होता है, इसमें जो लॉब्स होती हैं वो वाई जेड प्लेन में होंगी, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है डी एक्स जेड का, तो डी एक्स जेड में जो लॉब्स होंगी वो एक्स जेड प्लेन में होंगी, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखिए, ये देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन लॉब्स जो हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, वो इलेक्ट्रॉन लॉब्स या इलेक्ट्रॉन डेंस पार्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग होता है। देखो, एक्सिस के अलोंग होना अलग बात है और एक्सिस के बीच में मिलना अलग बात है। इनमें इलेक्ट्रॉन लॉब्स जो होती है वो एक्स वाई प्लेन में था, कहने का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मिड में था, बिटवीन द एक्सिस बोल सकते हो। बट यहाँ पे क्या अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन लॉब्स मिलती है। और जो लास्ट है मेरे पास डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर भी ऐसे होता है, ये रहा, देखा होगा आप लोगों ने, ये जेड एक्सिस का अलोंग डी जेड स्क्वायर। तो नाउ मेरे पास में ये है डी एक्स वाई, ये है मेरे पास में कौन सा? डी वाई जेड, ये कौन सा था बताओ मेरे पास? डी एक्स जेड, ये कौन सा था मेरे पास? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये था मेरे पास डी जेड स्क्वायर। ये पांचों डी ऑर्बिटल्स के डायग्राम मैंने बना दिए यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए हम बताते हैं आपको इसमें, ये जो डी ऑर्बिटल्स मैंने बनाया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स को वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इसमें इनका मैं -2, -1, 0, +1, +2, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स मैं लिख दिए इसमें, ठीक है। और ये डी ऑर्बिटल्स जो मेरे पास 5 डी ऑर्बिटल है मेरे पास में, ये सब साथ साथ क्यों बनाए हैं मैंने? कभी भी किसी का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो, जैसे जनरल आपने लिखा कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी, मैं एटम का ले लेता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, ये S होता है, उसके बाद में P आता है, पता होगा, उसके बाद में D आता है, S होता है, फिर P होता है, फिर D होता है। ये बताइए P के तीनों ऑर्बिटल्स को साथ साथ में क्यों बनाया मैंने? हमने D के 5 ऑर्बिटल्स को साथ में क्यों बनाया मैंने? हमने P और D को मिक्स क्यों नहीं कर दिया? ये दिमाग में उठना चाहिए क्वेश्चन आप लोगों के। एटॉमिक में सिखाया जाता है कि इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है। एनर्जी डिफरेंट इसलिए S अलग है मेरे पास, P अलग बनता है, D अलग बनता है। S, P, D तीनों की एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है। बट ये D के 5 ऑर्बिटल एक साथ है, इसका मतलब क्या है? ये स्प्लिट क्यों नहीं हुए, ये अलग अलग क्यों नहीं हुए? क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है? इक्वल है। ये 5 d ऑर्बिटल्स जो है मेरे पास, ये इक्वल एनर्जी के हैं। ये इक्वल एनर्जी का मतलब है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, या इसको हम डीजेनरेसी भी कह सकते हैं, डीजेनरेसी, ठीक है। इक्वल एनर्जी के हैं, इसलिए सारे ऑर्बिटल्स क्या हैं? साथ साथ हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अभी आपको बता रहा था, ये ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स हो गया, और इसमें सेंट्रल एटम जो है मेरे पास, उसके पास जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वो डी ऑर्बिटल्स इस टाइप के होंगे, और डी ऑर्बिटल्स के शेप कैसे होंगे वो सब चीज मैंने बताई आप लोग, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं इसमें, देखिए यहां मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसको याद रखना, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स,
इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लिगेंड्स डोनेट लोन पेयर, ligands donate lone pair to the central atom ion, ठीक है, along the axis। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़िए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब भी आप क्रिएट कर रहे हो, जब बना रहे हो आप, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स अपना जब लोन पेयर देगा, लिगेंड्स अपना लोन पेयर देगा, तो लोन पेयर अलोंग द एक्सिस आता है। अलोंग द एक्सिस जब लोन पेयर आएगा, किसका? लिगेंड्स का लोन पेयर। अलोंग द एक्सिस जब लोन पेयर आएगा, ठीक है, तो यहाँ ये बताइए जरा मुझे, जस्ट अ मिनट, मैं इसको वापस से बना देता हूँ। ये मेरे पास में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, डी ऑर्बिटल्स थे मेरे पास, dxy, dyz, dxz, dx को y स्क्वायर और dz स्क्वायर। लिगेंड्स ने अपना लोन पेयर डोनेट किया सेंटर एटम को अलोंग द एक्सिस, ठीक है, अलोंग द एक्सिस अपना लोन पेयर डोनेट किया, ठीक है। ये बताइए आप, अलोंग द एक्सिस जब लोन पेयर आ रहा है, किस में आएगा भाई? लोन पेयर आएगा सेंटर एटम के पास में, और सेंटर एटम के पास है क्या? डी ऑर्बिटल्स। और डी ऑर्बिटल्स में भी स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल्स, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, डी ऑर्बिटल्स में भी स्टार्टिंग के 3 डी ऑर्बिटल्स कौन से? dxy, dyz, dxz, इनकी इलेक्ट्रॉन लॉब्स बिटवीन द एक्सिस होती है। और जो बाद वाले होते हैं डी ऑर्बिटल्स, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर, इनकी इलेक्ट्रॉन लॉब्स या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है? अलोंग द एक्सिस होती है। तो जब लिगेंड्स का लोन पेयर आ रहा है, लिगेंड्स का लोन पेयर आ रहा है सेंटर एटम के पास में, तो सेंटर एटम के पास प्रेजेंट डी ऑर्बिटल्स में किसकी लॉब्स लिगेंड्स के लोन पेयर के वे में आएगी, रास्ते में आएगी? बताइए, dx को y स्क्वायर और dz स्क्वायर। इन दोनों की लॉब्स, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस है, इन दोनों की लॉब्स जो होंगी वो लिगेंड्स के आने वाले लोन पेयर के रास्ते में आएगी, क्योंकि लिगेंड्स अपना लोन पेयर कैसे दे रहा है? अलोंग द एक्सिस। और जब लिगेंड्स का लोन पेयर आएगा अलोंग द एक्सिस, तो ये दोनों dx को y स्क्वायर और dz स्क्वायर, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन लॉब्स हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज है, ऐसे ये नेगेटिव पार्ट है इलेक्ट्रॉन लॉब्स। और जो लिगेंड्स का लोन पेयर आ रहा है वो भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, ऐसे क्या है? नेगेटिव है। तो ये बताइए, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा? इनके बीच में होगा रिपल्शन। dx को y स्क्वायर और dz स्क्वायर, इनकी लॉब्स जो है, इलेक्ट्रॉन लॉब्स, वो अलोंग द एक्सिस है। लिगेंड्स का लोन पेयर भी अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो इसको क्या मिलेगा? रिपल्शन मिलेगा। और जब रिपल्शन मिलेगा, तो रिपल्शन बढ़ने पे एनर्जी कम होती है या एनर्जी बढ़ जाती है? एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, आगे कंटिन्यू कर रहा हूं इसमें। सो dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ठीक है, रिपल बाय लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। जब रिपल्शन मिला तो dx को y स्क्वायर और dz स्क्वायर की एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और आपने सुना होगा मेरे ख्याल से कि एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं होती, ना ही डिस्ट्रॉय होती है। तो कहने का मतलब है, जिस फैक्टर से इन दोनों की एनर्जी बढ़ जाएगी ना, इन दोनों की एनर्जी बढ़ेगी, तो फिर इनकी एनर्जी क्या रह जाएगी? कम रह जाएगी। इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कहने का मतलब एवरेज से इनकी एनर्जी बढ़ गई और एवरेज से इनकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। तो ये जब एनर्जी अनइक्वल हो गया, इन दो की एनर्जी क्या होगी? बढ़ गई, तो इन तीनों की एनर्जी क्या रह गई? कम रह गई। तो जब एनर्जी अनइक्वल रह गया, तो क्या ये डीजेनरेट ऑर्बिटल होगा? अब नहीं होगा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, क्योंकि अब इक्वल एनर्जी नहीं है। इनकी एनर्जी बढ़ गई, इनकी एनर्जी कम है, तो ये अब 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा मेरा डी ऑर्बिटल्स। और इन दोनों की एनर्जी बढ़ चुकी है, ये देखिए, ये एनर्जी का ऑर्डर बना रहा हूं मैं। इस एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसमें ये ऑर्बिटल्स मेरे पास ऊपर पहुंच के, क्योंकि एनर्जी हाई होगी। इन तीन की एनर्जी क्या रहेगी? कम रहेगी। ये देखिए, इनको नीचे बना रहा हूं, ठीक है। ये मेरे पास कौन कौन सा ऑर्बिटल है? dx को y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये कौन कौन सा ऑर्बिटल है मेरे पास? dxy, dyz और
dx z। ठीक है, तो ये जो स्प्लिटिंग हुई है ना, ये जो ब्रेकिंग हुई है d ऑर्बिटल्स की, इस ब्रेकिंग को, स्प्लिटिंग को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब है जो d ऑर्बिटल्स आपके पास है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये जो ऊपर वाला पार्ट्स गया आपके पास dx का y स्क्वायर dz स्क्वायर, ठीक है, जिनका रिपल्शन हुआ था, तो इस पार्ट को आप कहते हो eg। eg देखिए ये एक नाम रख दिया गया बस eg, इसका फुल फॉर्म में से क्या बताया जाता है, टू फोल्ड डीजेनरेट, मतलब दो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल है बस। और नीचे वाले जो है मेरे पास, इनका नाम रखा गया कौन सा, T2G। T2G, T2G इसका नाम होता है थ्री फोल्ड डीजेनरेट। ठीक है, ये जो स्प्लिटिंग हुई है इसमें जो एनर्जी जो निकली होगी आपके, वो होती है डेल नॉट। जो एनर्जी निकली इसमें वो कौन सी, डेल नॉट है। ये एनर्जी कौन सी है, डेल नॉट का मतलब क्या है, ये एनर्जी कहलाती है CFSE। नाम सुना होगा आपने, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग होने में जो एनर्जी चेंज आया है, ये एनर्जी आप बोल सकते हो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ, जो एनर्जी चेंज आया है वो कौन सा होगा, CFSE होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये जो ओ लगा रखा है इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। यही अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता तो उसको मैं लिखता डेल टी लिखता, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इसे लिखा डेल नॉट। तो अगर जो डिफरेंस है मेरे पास वो कितना, डेल नॉट है। ये किस एनर्जी से ऊपर बढ़ा, ये देखिए किस एनर्जी से ऊपर बढ़ा, 0.6 डेल नॉट से। और ये जो मेरे पास में एवरेज एनर्जी है उससे कितना कम हुआ, ये कम हुआ कितना, 0.4 डेल नॉट कम हुआ, इसे नेगेटिव लगा दीजिए आप। ठीक है, इस एनर्जी का इंक्रीज होना और इनकी एनर्जी कम होना वो किस सेंटर से हो रही है, इस सेंटर को आप लोग बोलोगे बेरी सेंटर, बेरी सेंटर, ये होगा बेरी सेंटर। ठीक है, तो यहां पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFT ने अपना एक कंसेप्ट दिया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब भी लिगेंड्स अपना लॉन पे देता है, सेंटर एटम को, तो सेंटर एटम के पास जो प्रेजेंट d ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, उसमें dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, इनकी लॉब्स का रिपल्शन होता है लिगेंड्स के लॉन पेयर से, और इसलिए इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। इसलिए बाकी तीन की एनर्जी क्या, कम रह जाएगी, और अब ये इक्वल एनर्जी की नहीं है इसलिए स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने पर ये देखिए इस तरह का परफॉर्मर बन जाएगा पूरा। ठीक है ना, इसको कहेंगे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और जो एनर्जी लगेगी इसमें वो होगी कौन सी, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। अब देखिए CFT में आगे क्या बताया, CFT में बताया गया कि चलिए आप एक काम करिए, जैसे आपके पास K4FeCN का होल 6 है, यहां देखिएगा ध्यान से, ठीक है, K4FeCN का होल 6 है। इसको हमने VBT में देखा था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो मैंने आप लोगों को रिसेंटली जो लास्ट लेक्चर उसमें सिखाया था, VBT में हमने देखा था। VBT में इसका हाइब्रिडेशन क्या बनता था, इसका हाइब्रिडेशन देखा होगा आप लोगों ने, D2sp3 बना था, याद होगा आपको। इसका हाइब्रिडेशन D2sp3 था। इसका नेचर कैसा था, डायमैग्नेटिक था। और क्या देखा था आप लोगों ने इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, आपने देखा होगा इसमें लो स्पिन थी, और आपने देखा था इसका म्यू 0 था। शेप इसका ऑक्टाहेड्रल था। ठीक है, यह आप लोगों ने VBT से कैलकुलेट किया था। अब मेरे पास में CFT से कैलकुलेट करना है, तो देखिए यहां पे अगर CFT से मैं कैलकुलेट करना बताऊं आप लोगों को, CFT से, तो हम K4FeCN का होल 6, इसको CFT से कैसे कैलकुलेट करोगे, K4FeCN का होल 6 में Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d6 ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +2, तो इसलिए 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो केवल कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा बोलो, 3d6, क्या बचा, 3d6। मैं कुछ नहीं करूंगा, CFT का अकॉर्डिंग इस कॉम्प्लेक्स के लिए, इस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, d6 रहेगा, किसका, Fe+2। यहां देख सकते हो आप, Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, d6, क्या रहेगा, d6।
और इसके डी जो ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल से CFT के अकॉर्डिंग उसमें स्प्लिटिंग हुई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ओके, लिगेंड्स कैसा है मेरे पास, लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग, तो आपको जो D6 का जो फीलिंग करना है, जो डी ऑर्बिटल्स में फीलिंग तो करोगे इसमें, क्योंकि किसमें प्रेजेंट है D6, इसी में प्रेजेंट तो है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 VVT में आप ऐसे ही भरते थे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता था, पैरिंग कर देते थे, ठीक है ना। लेकिन आप CFT में कैसे भरोगे, स्प्लिटिंग होगी तो कैसे भरोगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, तो डी कैसे भरोगे, देखो ये ऑफ वो प्रिंसिपल को ही फॉलो करना है कि इलेक्ट्रॉन्स का फीलिंग लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक करिए। आपको यही सिखाया था, पहले लो एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं, उसके बाद में हाई एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लो एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स कौन सा, ये रहा, क्योंकि स्प्लिट हो चुका है तो इसको मैं इसमें फिलअप करूंगा। कैसे करूंगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से याद रखना, पैरिंग होगी, D6 भरना है मुझे, ये D6 मेरे पास, D6 कैसे भरोगे, 1 2 3 भरा, ये लो एनर्जी लेवल यहां से भर रहा हूं 1 2 3, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, तो यहां पैरिंग कर दीजिए 4 5 6, ये देखिए पैरिंग हो गई, ठीक है। ये मेरे पास D6 हो गया, ठीक है। अब आप सोचिए कि इसके पास में EG ऑर्बिटल्स वैकेंट पड़ा हुआ है। कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा हुआ है, EG ऑर्बिटल्स वैकेंट पड़ा हुआ है। और जब EG ऑर्बिटल्स वैकेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन 6 में ये कौन सा कोऑर्डिनेशन है, देख के पता लग रहा है आपको। कोऑर्डिनेशन 6 में दो तरह के हाइब्रिडेशन बन सकते थे, sp3d2 या फिर कौन सा d2sp3। दो तरह के हाइब्रिडेशन पॉसिबल थे, sp3d2 या फिर d2sp3, जब इसमें EG ऑर्बिटल खाली रह गया है। कौन से वाले का, 3D वाले का, ये 3D वाला था, ठीक है ना, 3D वाले का ये EG ऑर्बिटल खाली रह गया है, मतलब दो D ऑर्बिटल खाली रह गए हैं। तो आप लिगेंड्स के लॉन पे देने के लिए, जो लिगेंड्स अपना लॉन पे देगा वो इन दो ऑर्बिटल्स में दे सकता है, और जब इन दो ऑर्बिटल्स में देगा तो हाइब्रिडेशन कहां से स्टार्ट हो गई, देखो D2, पहले लॉन पे इसमें जाएंगे, फिर आगे S और P में जाएंगे। तो ये हाइब्रिडेशन कौन सा बनेगा, D2sp3। कौन सा हाइब्रिडेशन बनेगा, D2sp3। तो आप लोगों को बड़ी सिंपल तरीके से बता रहा हूं। स्प्लिटिंग करने के बाद में जब भी आप लोगों को ये D6 और D7 और D8 और D9 और जो भी आपको दे, जब भी फिलअप करना हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की वजह से पैरिंग कर दीजिएगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स नहीं हो तो उसमें पैरिंग मत करिएगा। फिर आप 1 2 3 4 5 ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। और एक और चीज इसमें, जब EG ऑर्बिटल खाली रह जाए, जब EG ऑर्बिटल्स मेरे पास वैकेंट रह जाए, तो आपके दो D खाली हो गए ऑर्बिटल्स, तो ये लिगेंड्स के लोन पे ले सकते हैं, इसलिए हाइब्रिडेशन D2 से बनेगा। कौन सा, D2sp3। और अगर ये ऑर्बिटल्स फिलअप हो जाते तो मेरे पास D2 वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं बन पाता, क्यों, क्योंकि D2 खाली नहीं होता। तो फिर कौन सा हाइब्रिडेशन बनता, sp3d2। तो यहाँ देखिए बड़ा इजी हो गया मेरे पास, हाइब्रिडेशन कौन सा बना, D2sp3। ये EG खाली पड़ा था इसके पास, D2sp3 हाइब्रिडेशन हो गया मेरे पास में। मैग्नेटिक नेचर देखोगे तो डायमैग्नेटिक दिख रहा है साहब आपको इसमें। कौन सा कॉम्प्लेक्स है भाई, इनर ऑर्बिटल है आउटर ऑर्बिटल है, भाई D2sp3 बनाए तो इनर ही होगा, अंदर वाले D काम में लिए। कि स्पिन कैसी है, जब सारे पेयर्ड हो गए तो स्पिन कैसी रहेगी, लो स्पिन, और इसमें म्यू कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्वेश्चन आप VVT से भी कर सकते थे, लेकिन VVT को मॉडिफाइड करके CFT बनाया, और CFT में एनर्जी प्रोग्राम बनाया पूरा। उसमें बताया गया कि स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग होने की वजह से आपके ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 भर नहीं, ये इस तरह भरेंगे स्प्लिट होने के बाद में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ आगे सिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए तब तक। ये देखिए, देखिए ध्यान से यहाँ पे,
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी, यहाँ बनाए थे, ये मेरे पास में डी ऑर्बिटल्स था, स्प्लिट हुआ था अभी Eg में, और नीचे कौन सा था बताइए, T2G। ठीक है, किस एनर्जी से बढ़ा था, 0.6 डेल नॉट से। ये कितने से कम हुआ था, -0.4 डेल नॉट से। ठीक है, ये हम पहले बना चुके हैं वैसे भी। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। आप भी इस तरह नोट करिएगा, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। और यहाँ लिखेगा आप कौन सा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और यहाँ लिखेगा कौन सा, वीक फील्ड लिगेंड्स। इनके बीच में एक लाइन खींच देता हूँ, या अभी हम इसको थोड़ा सेपरेट करते हैं, ये देखिए। ओके, चलें स्टार्ट करें। ये सब किसके लिए चल रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ये सब चल रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो यहाँ देखिए ध्यान से, मेरे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल एटम जो होता है आपका मेटल के 10, उसका कॉन्फ़िगरेशन D1 रह गया। D1 कैसे रह जाएगा, ऑक्सीजन स्टेट निकाल लीजिए, ऑक्सीजन स्टेट निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए। अब आपके पास मान लीजिए D1 कॉन्फ़िगरेशन बचा, D में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो D में जब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये बताइए स्प्लिटिंग होने के बाद उसको फिलअप कैसे करोगे आप, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों, किसको फॉलो कर रहे हो आप, ऑफ प्रिंसिपल को। तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे गया इसमें, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, कौन सा बनाइए, T2G1, T2G में एक इलेक्ट्रॉन गया। अगर वीक फील्ड लिगेंड्स होता भी तब भी क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, उसकी यहाँ कोई पैरिंग वगैरह तो होनी नहीं वैसे भी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लिया तब भी वो नीचे गया अकेला, वीक फील्ड लिगेंड्स होगा तब भी वो ऑफ को फॉलो करता हुआ नीचे आएगा। तो कितना हो जाएगा, T2G1। ठीक है, अगर मान लीजिए D2 कॉन्फ़िगरेशन है, D2 कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में 1 2 1 2। अब देखिए यहाँ पे हुंस को भी फॉलो करना पड़ता है। हुंस क्या कहता था भाई कि एक एक करके भरो, 1 2 3 फिर 4 5 ऐसे भरो, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 नहीं। तो यहाँ ऑफ वॉक को फॉलो करना है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल तक बढ़ना है, और हुंस को भी फॉलो करना है एक एक करके। ठीक है ना, तो यहाँ पे D2 कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको दे रखा है, तो D2 कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, ठीक है मानता हूँ, लेकिन D2 में भरोगे कैसे, 1 2। हाँ, अगर आगे ज्यादा होता तब मैं पैरिंग कर सकता था, 1 2 3 भरने के बाद पैरिंग हो सकती थी, अभी तो कोई पैरिंग नहीं होगी। तो 1 2 हो गया मेरे पास, तो क्या लिखोगे इसको आप, ये होगा T2G2। अगर मान लीजिए आपके पास WFL है, तब भी क्या फर्क पड़ेगा, तब भी 1 2 ऐसे भरना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये T2G। D3 की बात करूं, D3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 हुंस को फॉलो करना आपको। ठीक है ना, हुंस समझ में आ रहा है आपको, हुंस का मतलब क्या है, हुंस रूल का मतलब है 1 2 3 एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स भरो। अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो वो कैसे करोगे, वो पैरिंग कर लेना 4 5 6, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स नहीं है तो फिर 4 5 ऐसे। ठीक है ना, तो D3 के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है 1 2 3, हुंस को फॉलो किया तो T2G3। अगर WFL होगा तब भी 1 2 3, मतलब कौन सा रहेगा, T2G3 रहेगा। मतलब मैं अगर बात करूं यहाँ पे D1 D2 D3 की अगर बात करूं तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। ये देखिए सेम कॉन्फ़िगरेशन भरे आ रहे हैं इसमें, T2G1 T2G2 T2G3। तो Eg कितना है इसमें 0, इसमें Eg कितना 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 है 0, क्योंकि T2G फिलअप हुआ है बस के बाद। ठीक है ना, तो जब Eg 0 है, इसमें भी Eg क्या है 0 है। तो Eg 0 होने का मतलब क्या है, Eg में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, Eg के मतलब D के 2 ऑर्बिटल्स वैकेंट है, तो लोन पेयर वाले किस में आएंगे, D के 2 ऑर्बिटल्स में आएंगे। तो हाइब्रिडेशन कहां से स्टार्ट होगा, D2, क्योंकि D में है ना,
Eg वैकेंट होगा, अगर बताया था मैंने आपको Eg वैकेंट होगा तो लिगेंड्स अपने लॉन पे इसमें देगा, मतलब हाइब्रिडेशन कहां से स्टार्ट होगा, D2sp3। तो D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो SFL हो या WFL हो, कौन सा हाइब्रिडेशन बनेगा, D2sp3। इसमें देखें D2 में देखें तब भी Eg खाली है तो कौन सा हाइब्रिडेशन बनेगा, D2sp3। और इसमें देखें D3 कॉन्फ़िगरेशन में Eg खाली पड़ा है तो क्या बोलोगे आप, D2sp3। ये देखिए, ठीक है। अब यहां से कुछ चेंज होने वाला आगे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहां तक का कैटेगरी हम अलग कर देते हैं बिल्कुल, और इसका आगे कैटेगरी देखिए। D4 की बात करूं, D4 में स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड्स याद रखना। D4 हुंड्स को फॉलो करूंगा और पैरिंग भी कराऊंगा। 1 2 3 4 है ना, 4 आना है, D4 है। 1 2 3 पैरिंग कराऊंगा 4, क्यों, क्योंकि कौन सा लिगेंड था, SFL। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा आपका कि T2G4 EG0। और जबकि हम इसमें बात करें अगर वीक फील्ड लिगेंड्स होगा तो वीक फील्ड लिगेंड्स में D4 कैसे भरोगे आप, D4 की बात चल रही है ना, D4 कैसे भरोगे, 1 2 3 पैरिंग नहीं करा सकता, क्यों, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड्स, तो 4 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका, T2G3 EG1, ठीक है। D5 की बात करें, D5 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 पैरिंग करानी है, ठीक है ना। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, T2G5 EG0। और अगर कहीं वीक फील्ड लिगेंड्स है तो वीक फील्ड लिगेंड्स में D5 आपको फिलअप करना है। D5 कैसे फिलअप करोगे, 1 2 3 पैरिंग मत कराना, 4 5। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इसका, T2G3 EG2। D6 की बात करें, D6 कैसे भरोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 पैरिंग करा दी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो क्या हो गया, T2G6 EG0। और वीक फील्ड लिगेंड्स होगा तो कैसे भरोगे, 1 2 3 पैरिंग मत कराइए क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड्स, 1 2 3 4 5 फिर 6। वहां क्यों नहीं भरा मैंने, क्योंकि लो एनर्जी लेवल ये था, इसको भरना पड़ेगा, इसमें पैरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी पूरा, ठीक है ना। तो 6 कैसे भरा, WFL के लिए 1 2 3 4 5 पूरे फुल हो गए, उसके बाद 6। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इसके लिए, T2G4 EG2, ठीक है। तो यहां मैंने D4 D5 और D6 के लिए कॉन्फ़िगरेशन देखे, और इन तीनों के लिए D4 D5 D6 कॉन्फ़िगरेशन में देखने में ये समझ में आया, SFL की प्रेजेंस में EG ऑर्बिटल्स वैकेंट है। EG ऑर्बिटल्स वैकेंट है तो मेरे पास फ्री वैकेंट ऑर्बिटल कौन से हो गए, 2D के ऑर्बिटल्स। 2D के ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, हाइब्रिडेशन कहां से स्टार्ट होगा, D2sp3 से, ठीक है। तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D2sp3, ठीक है। जबकि इसमें अगर बात करूं मैं तो इसमें EG ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, और जब EG ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स फिलअप है, जब EG ऑर्बिटल्स वैकेंट नहीं है तो लिगेंड्स अपने लोन पे कहां देगा, फिर D में ही देगा, फिर आगे आने वाले ऑर्बिटल्स में देगा, मतलब ये हाइब्रिडेशन कहां से स्टार्ट होगा, sp3 से, sp3 से। तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए इस केस में। यहां बोल सकते हैं उसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या है, डिफर कॉन्फ़िगरेशन है। और डिफर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा तो आप बोलोगे D2sp3, वीक फील्ड लिगेंड्स होगा तो क्या बोलोगे, sp3d2। किसके लिए, केवल D4 D5 D6 के लिए। जबकि D1 D2 D3 के लिए क्या बोलना है, देखना ही नहीं है आपको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो WFL हो कोई मतलब नहीं है, आपका क्या आंसर होगा, D2sp3, ठीक है ना। अब D7 D8 D9 D10 देखिए, D7 कैसे बने, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में 1 2 3 4 5 6 पैरिंग तो करानी पड़ेगी, क्यों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स था, और 6 के बाद में 7। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन देगा, T2G6 EG1, सही बात है। WFL का कॉन्फ़िगरेशन क्या लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, कहने का मतलब क्या होगा, T2G5 EG2, सही बात है। D8 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, D8 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कौन सा, T2G6 EG2। अब तो आप लोगों को फिलअप करना आ गया होगा, तो मैं
D8 के लिए WFL कैसे भरूं? D8 भरना है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब T2G6 EG। D9 T2G कैसे भरें? D9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, T2G6 हो गया, EG3 हो गया। और D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए WFL के लिए कैसे भरूंगा मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब T2G6 EG3। और D10 जो है, D10 में सभी फिलअप हो जाएगा, T2G6 EG4 T2G6 EG4। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें इन दोनों के लिए SFL हो या WFL हो, D7 D8 D9 D10 चारों तरह की ही कॉन्फ़िगरेशन, D7 D8 D9 D10 SFL हो या WFL हो, ठीक है, EG ऑर्बिटल्स फिलअप होते हैं। क्या EG ऑर्बिटल खाली है? नहीं। इसमें EG ऑर्बिटल खाली है? नहीं। और जब EG ऑर्बिटल्स खाली नहीं है तो कहने का मतलब दो D ऑर्बिटल्स खाली नहीं है। कौन से वाले? DX का y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। तो लिगेंड्स अपना लॉन पेयर इसमें दे ही नहीं पाएगा, तो लिगेंड्स अपना लॉन पेयर आने वाले बाकी ऑर्बिटल्स में देगा। मतलब हाइब्रिडेशन अब D2 से स्टार्ट नहीं होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा? केवल sp3 D2। तो इनके लिए sp3 D2, आप लोग यहाँ पे इन दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम कॉन्फ़िगरेशन। तो कहने का मतलब मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, अब आपके सामने बड़ा इजी तरीका हो गया, बड़ा इजी तरीका हो गया। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कोई भी कॉम्प्लेक्स मिला, सेंटर रन लो, उसका कॉन्फ़िगरेशन देख लो। अगर D1 D2 D3 आता है, अगर D1 D2 D3 आता है कॉन्फ़िगरेशन, तो आंख बंद करिए, SFL हो WFL हो कोई मतलब ही नहीं, आपको सीधा आंसर क्या देना है? D2 SP। हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडेशन सॉरी कॉन्फ़िगरेशन D4 D5 और D6 अगर आता है, D4 D5 और D6 किसी का आता है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा, अगर SFL हुआ उसमें स्ट्रॉन्ग फिलिकेट हुआ तो आंसर क्या दो? D2 SP3। और WFL हुआ तो क्या आंसर दोगे? SP3 D2। और अगर मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन D7 D8 D9 और D10 हो, तो भाई SFL हो या WFL हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना आंसर क्या देना है? SP3 D2। ठीक है। अब जैसे कि मैंने कल आप लोगों को VBT से क्वेश्चन कराए थे कुछ, उन्हीं क्वेश्चंस को जरा मैं एक बार चेक करके देखता हूँ यहाँ पे कि क्या होना चाहिए। देखो पहले CONH3 का होल 6 3+, आई थिंक ये क्वेश्चन था, मैंने करवाया था। वो बोलेगा इसमें इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना। वो सब चीजें निकालो जो आपने VBT में निकाला था, तो चलो निकालते हैं। CONH3 का होल 6 3+ है, CO का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3d7 बताओ। देखिए ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +3, तो CO+3 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 2 इससे निकल गए, 1 इससे निकल गया, तो रह जाएगा D6। CO+3 का कॉन्फ़िगरेशन D6 रह गया। अब बोलो बेटा इसमें लिगेंड्स कैसा है? स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड्स और D6 जाओ अपने टेबल में, D4 D5 D6। अगर इस तरह कॉन्फ़िगरेशन मिले तब आपको इसमें SFL WFL में अलग अलग आंसर मिलेगा। कैसा लिगेंड है? SFL। कैसा लिगेंड है? SFL। तो SFL में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा? D2 SP3। कैसा बनेगा? D2 SP3। ठीक है। और जब SFL की बात करें D2 SP3 है, उसमें आप देखें तो T2G क्या था? पूरा फुल था, ठीक है, सारे पेड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो सारे पेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कौन सा नेचर होगा? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होने के साथ साथ में इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा? 0। डी से हाइब्रिडेशन स्टार्ट हुआ है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। स्पिन कैसी होगी? लो स्पिन। ये देखिए मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कल की तरह नहीं किया, सब कुछ बनाया फिर समझाया, ऐसा कुछ नहीं, मैंने बस इसका जनरल डी का कॉन्फ़िगरेशन देखा और सीधे मैंने सारे पॉइंट्स निकाल दिए। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो आप निकाल सकते हो, CF ऐसे पूछ सकता है कि इसमें इस कॉम्प्लेक्स में ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, ये सब कुछ ऑक्टाहेड्रल के लिए चल रहा है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब स्प्लिटिंग हुई होगी तो उसमें कितनी एनर्जी लगी होगी, तो एनर्जी पूछी जा सकती है। तो एनर्जी कैसे निकालोगे वो भी आप याद रखना, कैसे निकालना देखो ध्यान से। क्या कॉन्फ़िगरेशन था? D6। कैसा लिगेंड था? स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड्स। कैसे फिलअप किया था आपने? 1 2 3 4 5 एंड 6 भर के देख लो, ठीक है। तो CFA से निकालने के लिए आप ये बताइए, जो एनर्जी ऊपर d ऑर्बिटल्स की बड़ी थी
कितनी 0.6 है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ भी नहीं है, तो आपके लिखोगे 0.6 इंटू 0, और नीचे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हैं 6, और कितना डिक्रीज हुआ था 0.4 से, कहने का मतलब प्लस करके -0.4 इंटू 6, कितना आंसर आया कैलकुलेट करो, माइनस का 2.4। और CFSE में जो पूछेगा आपसे वो मॉड में पूछेगा, तो मॉड में आप आंसर 2.4 दे सकते हैं, निकाला जा सकता है आंसर आराम से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन आपने कल देखा था इसमें, एक क्वेश्चन में देख लेता हूँ जरा कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था COF6 3 माइनस, COF6 3 माइनस। अब COF6 3 माइनस में आप देखें जरा इसमें, तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो फटाफट से, क्या होगा, D7 4H2 होता है, पता होगा 3D7 4H2, कितनी ऑक्सीजन स्टेट +3, तो क्या रह जाएगा ये D6 रह जाएगा, क्योंकि इसमें वीक फील्ड लिगेंड्स है, तो D6 के लिए कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इसका, देखो वीक फील्ड लिगेंड्स है sp3d2, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या बैठेगा sp3d2, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए यही कैटेगरी यूज करूंगा, कौन सी वाली, T2G4 Eg2 वाली, T2G4 Eg2 वाली D6 के लिए, ठीक है ना। तो sp3d2 में हाइब्रिडेशन बनाया मैंने, इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, कैसा भरा होगा T2G4 Eg2, आपने ये देखिए 1 2 3 4, सॉरी पहले नहीं करनी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस मान पे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, अंत इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बोलोगे पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक के साथ में मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 1 2 3 4, 4 अंत इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो म्यू इक्वल टू क्या आएगा, √4 4 + 2। हाइब्रिडेशन sp3d2 है, मतलब बाहर वाला ऑर्बिटल्स काम में आ रहा है, s वाला 4s वाला, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, अंत इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए हाई स्पिन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब हमारे सामने जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम क्वेश्चंस को इजीली बना पाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में VPT और CFT से क्वेश्चंस करना सिखाऊंगा, ये क्वेश्चंस को हम कैसे करें सीखा मैंने अभी भी दिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। साथ में मैं CFT में अभी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बचा हुआ है, वो स्क्वायर लेने के लिए बचा है CFT, ठीक है। लेकिन जो मेजर पार्ट होता है CFT का, वो मेजर पार्ट यहीं क्लोज हो गया पूरा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम CFT को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इसमें क्वेश्चंस करेंगे, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें पेयरिंग एनर्जी क्या होती है और CFSE में क्या रिलेशंस होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।